Hello everyone, welcome to Vibrant English अड्डा। आई होप आप कुशल होंगे। आज हम फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर वी आर गोइंग टू हैव अ ब्रीफ इजी and the Hindi blended mixed explanations. Let's first get the introductions of the chapter. विलियम और विले डगलस ये अमेरिका के जाने माने वेल नोन एसोसिएट जस्टिस ऑफ द यूएस सुप्रीम कोर्ट रहे हैं और साथ ही एक एडवेंचर प्रेमी रहे हैं, नेचर्स के बहुत अच्छे लवर रहे हैं एंड देन फॉन्ड ऑफ हाइकिंग। इनको ट्रैकिंग करना बहुत पसंद था। स्विमिंग इनका सबसे पसंदीदा एक शगल में हुआ करता था। एंड एक्सप्लोरिंग द आउटडोर, नई नई जगहों पे जाना और नई नई ऐसी जगहों की खोज करके लोगों तक पहुंचाना जहां तक अभी तक कोई ह्यूमन बीइंग नहीं गए हो। दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ हिज ऑन ऑटोबायोग्राफी जो उनके पर्सनल स्ट्रगल को दिखाती है और हाउ ही ओवरकम टू हाइड्रोफोबिया। मैं आपको बता दूं, फोबिया सिर्फ एक प्रकार का नहीं होता है। फोबिया एक ऐसा वहम होता है जो आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट या काम करने से आपको रोकता है। ना सिर्फ रोकता है बल्कि आपके अंदर एक्सट्रीम फियर और टेरर फील कर देता है। यदि मैं यूं कहूं तो डिफरेंट प्रकार के फोबियास होते हैं। जैसे किसी को बहुत ऊंचाई से डर लगता है, कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनको शायद पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता हो, कुछ ऐसे होंगे जिनको आग से डर लगता हो, कुछ ऐसे होते हैं जिनको पानी से डर लगता हो। सबको अलग अलग टाइप का कहीं ना कहीं एक डर मन में जरूर होता है। सो आवर मेन कैरेक्टर विलियम डगलस, ही इज हैविंग द फियर फ्रॉम द वाटर, जिसको हम हाइड्रोफोबिया के नाम से जानते हैं। अब ये जो डर है, ये डर कहीं ना कहीं एट द इनिशियल स्टेप ऑफ द लाइफ, यानी जीवन की शुरुआत में मीन्स ड्यूरिंग द चाइल्डहुड, कुछ तो घटना ऐसी होती है जो शायद आपको अंदर तक हिला के रख देती है। उसी का कॉन्सिक्वेंस या मान के लो जिसके कारण ये मन में इस तरह का फोबिया या डर बैठ जाता है। अब डीप वाटर एक स्टोरी है। अगर हम ओवरव्यू के रूप में देखें तो एक ऐसी जर्नी है जो आपके फियर से लेकर के उस फियर पर कैसे विक्ट्री हासिल करनी है और कैसे आपको कॉन्फिडेंस गेन करना है, यहाँ तक की पूरी यात्रा के बारे में बताती है। और साथ ही यह स्टोरी हमें शो करती है कि जो चाइल्डहुड फियर होता है, इफ इट नॉट टैकल्ड इट हॉन्ट अस लाइफ लॉन्ग। यानी बचपन में यदि इस तरह का एक बार यदि कोई फोबिया अगर बैठ गया और सही प्रॉपर टाइम पे यदि इसको टैकल नहीं किया गया, इसको ओवरकम का प्रोसेस नहीं किया गया, तो जिंदगी भर यह डर आपका पीछा करता है, आपको छोड़ेगा बिल्कुल नहीं। अब हमें क्या मोरल मिलता है इस स्टोरी से? मोरल ये मिलता है कि फियर इज अ डीप रूटेड साइकोलॉजिकल बैरियर। ये सिर्फ आपको डर होता है, वो सिर्फ केवल मस्तिष्क में होता है, मानसिक रूप से होता है। इट कैन बी कॉन्कर विद एफर्ट्स। कोई ऐसा डर नहीं जिसको आप कंटिन्यूस एफर्ट लगा करके दूर नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है मोरल के तौर पे, डर जो होता है वो सिर्फ केवल हमारे मानसिक रूप में होता है और इसको भी एफर्ट्स लगा करके, धीरे धीरे एफर्ट्स डाल करके इससे भी जीता जा सकता है। अब हमारे मेन कैरेक्टर के साथ ऐसा क्या हुआ, आइए नजर डालते हैं। क्या चाइल्डहुड में ऐसा कोई इवेंट, ऐसा कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसके कारण उनके मन में हाइड्रोफोबिया घर कर गया? एट द एज टू 3 and 4, लगभग 3 से 4 साल की उनकी उम्र रही होगी, वेंट विद हिज फादर टू द याकीमा रिवर। इट मीन्स 3 से 4 साल की उम्र में वो अपने फादर के साथ याकीमा रिवर पर वो स्विमिंग करने गए थे। सो अ पावरफुल करंट फादर वार्न हिम अबाउट द डेंजर्स। हाँ, एक बहुत बड़ी पानी की लहर आई जिसको हालांकि उनके फादर ने देख लिया था और उन्हें इस चीज के लिए उनको वार्न भी किया था कि बी अ सेफर साइड, बट ही कुडंट, लेकिन वो सेफर साइड पर नहीं रह पाए। द फियर ऑफ द ड्राउनिंग टू रूट इन द यंग माइंड, और जिसका परिणाम ये हुआ कि बड़ी सी लहर ने उसको उठा करके काफी आगे तक खींच लिया था और उस पानी में ऑलमोस्ट वो डूब ही गए थे।
उस वक्त डूबने का जो डर था, वो फियर था, इस कदर उनके मन पर हावी हो गया कि उसके बाद कई वर्षों तक उन्होंने पानी वाली जितनी भी वाटर बॉडीज एरिया थी, चाहे वो रिवर हो, चाहे स्विमिंग पूल हो, चाहे पोंड हो, चाहे लेक हो, हमेशा उन जगह पर जाने से वो बचना स्टार्ट कर दिया। यानी कई वर्षों तक वो कभी पानी वाली जगहों पर जाते ही नहीं थे। ना एक सिर्फ ये एक्सीडेंट हुआ, बल्कि उनकी अर्ली लाइफ में एक इंसिडेंट और हुआ। इतने वर्षों के अंतराल के बाद उन्हें लगा, नहीं यार, मुझे पानी से दूर नहीं रहना चाहिए। मेरी उम्र के जितने भी फ्रेंड्स हैं, उन सभी को अच्छी सी स्विमिंग आती है। चलिए, यहाँ बहुत याकिमा रिवर में स्विमिंग करना मेरे लिए डेंजरस हो सकता है, बट क्यों ना मैं नज़दीकी YMCA ट्रेनिंग पूल बना हुआ है, वहाँ जाकर के क्यों ना ट्रेनिंग ले लूँ। सो ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग। उन्होंने स्विमिंग करना स्टार्ट किया, एंड सेफ एंड शेलो, चूँकि बहुत कम गहराई होती है इसकी, और ऑलमोस्ट जिस पुल में, YMCA पुल में जहाँ उन्होंने ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया या सीखने का डिसाइड किया, उसकी एवरेज जो उसकी डेप्थ है वो 2 से 9 फीट है, जो याकिमा रिवर के कंपेरिजन में ज़्यादा सुरक्षित है, और आसानी से वो वहाँ पे अपनी शुरुआत कर सकते हैं। वन डे अ बिग बॉय सडनली पुश्ड हिम टू द डीप एंड। अब कुछ ही दिन हुए कि वो खुद ही दूसरे बच्चों को, अपनी उम्र के बच्चों को कॉपी करते हुए देख करके, यानी उनके स्विमिंग को कॉपी करते देख करके उन्होंने धीरे धीरे स्टार्ट किया था। लेकिन एक दिन जैसे ही वो स्विमिंग के लिए आकर के तैयार हुए, उस वक्त कोई दूर दूर तक स्विमिंग पूल में नहीं था। अचानक एक माचो स्टाइल का एक बॉय आया, 18 से 19 साल का रहा होगा, और उससे लगा कि शायद ये कुछ तैरना आता होगा। उसने मजाक मजाक में वैसे ही उठाकर पानी में टॉस करके फेंक दिया। जब पानी में फेंक दिया, उसको तो तैरना बिल्कुल नहीं आता है। देन हैपन व्हाट, लेकिन कहीं ना कहीं ही गैदर द कॉन्फिडेंस, गैदर द करेज, उसने अपने अंदर साहस को बटोरा, और जब वो ऊपर से नीचे की ओर डूबता हुआ जा रहा है, उसने अपने माइंड में एक प्लानिंग बनाया कि जैसे ही मेरे पाँव स्विमिंग पूल के फर्श की टाइल को टच करेंगे, वहां से जोर से मैं एक जंप करूंगा, और जंप लेकर के सीधा पानी के ऊपर आ जाऊंगा। और जैसे ही मैं पानी की सतह के ऊपर आऊंगा, मैं हाथ पांव मारते हुए मैं सीधे स्विमिंग पूल के किनारे की रस्सी को पकड़ लूंगा और सुरक्षित बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन सच मानिए, जैसे ही उसके पांव नीचे स्विमिंग पूल के फ्लोर के ऊपर टच हुए, उसने पुश करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इट मीन्स वो जंप करके बाहर नहीं आ पाए। जैसे पानी का अपना खुद का एक मैकेनिज्म होता है, उसी मैकेनिज्म के तौर पे वो धीरे धीरे पानी से बाहर आए, लेकिन सिर्फ गला ही उनका पानी से बाहर निकल पाया। दोबारा विद इमीडिएट रिस्पॉन्स वो तुरंत पानी में डूबने लगे। इस बार फिर से उन्होंने डिसाइड किया कि अब की बार मैं चूकूंगा नहीं। जैसे ही मेरे पाँव उस स्विमिंग पूल के फर्श को छुएंगे, बॉटम को, वैसे मैं जंप मारूंगा। फिर से जस्ट लाइक ए वाटर बॉटल और जस्ट लाइक ए प्लास्टिक को मैं तैरता हुआ ऊपर आ जाऊंगा। फिर से हाथ पाँव मारते हुए स्विमिंग पूल के किनारे लगी हुई रस्सी को पकड़ लूंगा, और ठीक वहीं से मैं सुरक्षित बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन दोबारा जब वो वापस आए, उसमें भी उनका कुछ एफर्ट्स काम नहीं आया। दूसरी बार जब वो खुद ऊपर आए, लेकिन इस तरह से ऊपर आए कि ऑलमोस्ट वो लगभग आंखें दिखाई दी, और फिर से वो अंदर डूबते हुए चले गए। तो फिर हुआ क्या? फिर जैसे ही वो अंदर चले गए, तीसरी बार वापस प्लानिंग लगाया कि मैं तीसरी बार एटलीस्ट अब मेरी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करूंगा, और इस बार निश्चित तौर से मैं सफल हो जाऊंगा। लेकिन तीसरी बार जैसे ही वो बाहर आने की कोशिश करने लगे, वो पानी से बिल्कुल ऊपर नहीं आ पाए, सिर्फ पानी के नीचे ही रहे। अपने आंखें ओपन करके देखा, चारों ओर येलोस कलर का गंदा पानी ही पानी दिख रहा था। चिल्लाने के लिए उन्होंने अपना मुंह खोला, लेकिन पूरी तरह से मुंह में वो गंदा पानी भर गया। अब वहाँ धीरे धीरे ऐसा लगा मानो कि उनका अपना कंट्रोल अपने शरीर पर छूट रहा है। एक मोमेंट ऐसा आया कि वो जोर से रो करके अपनी माँ को पुकारना चाहते थे, लेकिन गले और शरीर ने साथ ही नहीं दिया। कुछ देर बाद उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उन्हें लगा मानो जैसे कोई एक ब्लैक कर्टेन उनकी आंखों के सामने रख दिया गया है। और उसके बाद वो धीरे धीरे पानी में डूबते चले गए। जब आंखें खुली तो उन्होंने अपने आप को स्विमिंग पूल के पास में उल्टा लेटा हुआ पाया। वो लड़का जो माचो स्टाइल में आया और उनको उछाल करके उनको पानी में फेंक दिया, वो ही लड़का उनको उल्टा लेटा करके उनके शरीर से पानी निकालने की प्रोसेस कर रहा था।
तभी उनके कानों में कुछ आवाज़ें ऐसी सुनाई देने लगी कि कुछ लोग थे तो दे वर स्कोल्डिंग टू हिम, उसे डांट रहे थे और कह रहे थे कि इस तरह से किसी ऐसे बच्चे के साथ जिसको तैरना नहीं आता उसके साथ इस तरह का मजाक आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और वो लड़का अपने बचाव में आंसर दे रहा था और बोल रहा था, मुझे लगा था शायद उसको तैरना आता है और सिर्फ मजाक में मैंने ऐसा किया, मेरा कोई सीरियस कंसर्न ऐसा नहीं था कि इस बच्चे को मैं नुकसान पहुंचाऊं। फिर उस दिन के उस इवेंट के बाद डर इतना बैठ गया कि कई दिनों तक वो अपने बिस्तर पर पड़े रहे और लेटे लेटे ही वो पूरी तरह से सिर से पांव तक कांप जाते थे। वो पानी में डूबने का डर आज भी उनको पूरी तरह से कंपा देता था। कई दिन गुजर गए, कई काफी वक्त बीत गया, लेकिन फिर भी वो डर उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। उसके कई दिनों बाद और कई महीनों बाद आखिरकार उन्होंने डिसाइड किया कि अब की बार मैं सीखूंगा ज़रूर, क्योंकि मेरे उम्र के जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं वो कहीं ना कहीं फिशिंग करने जाते हैं, बोटिंग करने जाते हैं, स्विमिंग करने जाते हैं। मैं चाहकर भी उनको कंपनी नहीं कर पाता। मैं भी ज़िंदगी में उनकी तरह एंजॉय करना चाहता हूँ, फिशिंग करना चाहता हूँ, बोटिंग करना चाहता हूँ, स्विमिंग करना चाहता हूँ। और इसके लिए बिल्कुल ज़रूरी है कि मैं अपने अंदर बैठे हुए जो फोबिया उस फोबिया से मैं ओवरकम करूँ। उसके लिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो अब की बार एक ऐसे ट्रेनर को रखेंगे ताकि वो पूरी तरह से उस डर को जीत ले। सो डगलस डिसाइडेड टू कॉन्कर हिज फियर कॉन्शियसली। उन्होंने इस बार निश्चित किया कि मैं उन्हें डर पर काबू पा लेना है। एंड हायर्ड अ प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर टू ट्रेन हिम स्टेप बाय स्टेप। उन्होंने एक प्रोफेशनल ट्रेनर रखा जो धीरे धीरे ट्रेनिंग करते हुए उनको पूरी तरह से एक स्किल्ड स्विमर बनाएगा। द इंस्ट्रक्टर यूज द ग्रेजुअल एंड साइंटिफिक मेथड। उस ट्रेनर ने धीरे धीरे तरीकों से उन्हें पूरी तरह से उनको एज अ स्विमर बनाना स्टार्ट किया। टोट द ब्रीदिंग, पानी में किस तरह से ब्रीदिंग की जाती है, एंड किकिंग द ट्रेनिंग, हाथ पाँव कैसे चला, पाँव को कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो भी, एंड यूज द रोप एंड पुली सिस्टम फॉर अ कॉन्फिडेंस। चूंकि उनके मन में पहले से ही 2 घटनाएं हो गई, उसके कारण डर था कि कहीं मैं डूब न जाऊं, तो उनके कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए वो ट्रेनर अक्सर उनको एक पुली से रस्सी से बांध करके सपोर्ट देता था ताकि उनको यह न लगे कि मैं अंदर डूब जाऊंगा। प्रैक्टिस इनहेलेशंस एंड एक्सहेलेशंस। धीरे धीरे उसके बाद अगली स्टेप में उनको इनहेल करना और एक्सहेल करना सिखाया कि कब सांस लेनी है और कब सांस छोड़ देनी है, और उसमें बिल्कुल बैलेंस कैसे रखना है और किस तरह से तैरना है। इस तरह से धीरे धीरे वो प्रोफेशनल ट्रेनर उनको ट्रेनिंग देने लगे और आखिरकार वो दिन आ गया जब वो पूरी तरह से ट्रेन हो गए। हालांकि स्विमिंग में एक्सपर्ट होने के लिए उनको 5 से 6 महीने का वक्त लग गया, बट आफ्टर ऑल उन्होंने वो स्किल हासिल कर लिया जिससे वो बेखौफ होकर के हर कहीं तैर सकते थे। खैर, ग्रेजुअली द ऑथर्स कॉन्फिडेंस रिटर्न, और ऐसा करते करते आखिरकार उनके मन में पूरी तरह से कॉन्फिडेंस लौट आया और वो डर निकल गया। ईच स्ट्रोक, हर एक नए स्ट्रोक के साथ, ब्रेथ, हर एक नई ब्रीदिंग के साथ, एंड डाइव, हर बार जो वो पानी में नई छलांग लगाते उसके साथ, यानी हर बार जैसे वो नई जगह पे जाकर के या नए स्टाइल से लेकर के नए साइंटिफिक मेथड से लेकर के वो स्विमिंग करते, हर बार उनका धीरे धीरे विश्वास बढ़ता जाता, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। स्टिल ओकेशन पैनिक हॉन्टेड हिम, लेकिन कभी कभार भी सही, लेकिन लौट के कभी कभी वो डर उनके मन में ज़रूर आ जाता था। इस बार उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं चाहता हूं कि मेरे मन में ये लेश मात्र का डर भी मेरे मन में बिल्कुल नहीं रहे। ही डिसाइडेड टू ओवरकम इवन फ्रॉम द ओकेशनल पैनिक, कि ये कभी कभार आने वाला डर है ये भी मेरी लाइफ में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अच्छा, उसके लिए क्या एफर्ट्स उन्होंने डाले? ही डिसाइडेड टू टेस्ट हिमसेल्फ। उन्होंने डिसाइड किया कि ये तो स्विमिंग पूल है, यहाँ तो मेरे पास प्रोफेशनल ट्रेनर होता है तो शायद मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ होता है, और बहुत सारे लोग हैं जो शायद मेरे मन में ये पॉजिटिव सोच डेवलप करते हो कि मैं डूब जाऊंगा तो ये लोग मुझे बचा लेंगे। मैं ऐसी जगह जा करके देखना चाहता हूँ जहाँ मुझे दूर दूर तक कोई बचाने वाला ना हो, स्विमिंग पूल ना हो, ताकि मुझे पता चले कि वास्तव में स्विमिंग की स्किल मुझे आई है या नहीं। खैर, उस थोड़े से बचे हुए डर पर काबू पाने के लिए he decided to swim the 2 famous lakes of the USA। पहली झील है जिसका नाम है स्वाम अक्रॉस, दूसरी है लेक वेंटवर्थ, और वो भी अकेले, जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे। ये गोल्डन कलर की है, ये
ये कंप्लीटली आप देख पा रहे होंगे, ये अलग झील है, इसको लेक वेंटवर्थ कहते हैं। दूसरी वाली ब्लू कलर की है जिसको हम लोग लेक लेक वेंटवर्थ कहते हैं। हालांकि ही टेस्ट हिज करेज इज स्वम अक्रॉस लेक वेंटवर्थ अलोन, उसने अकेले ही जाकर पूरी झील को पार किया, और इसमें पूरी तरह से बीच में एक आइलैंड जैसा देख पा रहे होंगे इस गोल्डन पिक्चर के अंदर। वहां तक खुद ही अकेले गए और वहां से खुद ही लौट के यहाँ आए। इनिशियली ही फेल्ट नर्वस बट सुन कंट्रोल इट, हालांकि शुरुआत में उनको डर लगा लेकिन शीघ्र ही उन्होंने उन डर को काबू में कर लिया। अब इस झील से निकलने के बाद वो दोबारा दूसरी झील में गए जिसका नाम है वार्म लेक, और उसको भी ठीक वैसे ही सक्सेसफुली उन्होंने क्रॉस कर लिया। क्रॉस का मतलब है एक बार उस पार जाना फिर लौट करके वापस इधर आना। डिक्लेयर हिमसेल्फ कंप्लीटली फ्री फ्रॉम फियर, और इस तरह से दोनों झील में अकेले, और ऐसी झील ऐसी लेक जहां दूर दूर तक कोई आता जाता नहीं है। जब बिना किसी के हेल्प से सक्सेसफुली जब उन्होंने पूरी तरह उसको क्रॉस कर लिया, अब उनके मन में कंप्लीटली यह कॉन्फिडेंस आ गया कि अब जो फोबिया है, वो डर है, अब वो मेरे मन में बिल्कुल ही नहीं आता। और इस तरह से ग्रेजुअली उन्होंने अपने डर के ऊपर कंट्रोल और विक्ट्री हासिल कर ली। अब थ्रू दिस स्टोरी हमें क्या मैसेज और मोरल क्या मिलता है? लेट्स गेट इट। करेज एंड परसिवरेंस कैन ओवरकम द डीपेस्ट फियर। आपके मन में कितना ही भयंकर डर क्यों ना बैठा हो, कितना ही जोरदार डर क्यों ना बैठा हो, उसको भी साहस के साथ टैकल करने से उसे जीता जा सकता है। सेकंड मोरल, फियर इज ओनली इन द माइंड, इट कैन बी कॉन्क्वर्ड बाय फेसिंग इट। डर वो होता है सिर्फ आपके और सिर्फ आपकी सोच में होता है। इसको फेस करते हुए, इसका सामना करते हुए इसको डेफिनेटली जीता जा सकता है। द लास्ट एंड द थर्ड वन, ट्रू फ्रीडम इज अचीव्ड व्हेन वन मास्टर देयर फियर्स। जिंदगी में असली फ्रीडम वही है जब आप डर के ऊपर मास्टरी हासिल कर लें। जब तक आप मास्टरी हासिल नहीं करेंगे, जिंदगी में ऐसी कोई फ्रीडम और ऐसा कोई अचीवमेंट हो नहीं सकता। उम्मीद करता हूं इस चैप्टर की स्टोरी और मोरल पूरी तरह से आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ।